हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? बेटा आवाज़ आ रही है मेरी आपको? लगा हुआ था। नहीं नहीं, अभी मैंने निकाला है। आवाज आ रही है? हाँ तो रही, चल तो रहा है। ये पहले चल रहा था, ये क्या ज़्यादा बात नहीं। ये चल रहा था। हाँ, नहीं 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 नहीं। अब चल आप रहा चल। है तो बोले हम बोले। बेटा मेरी आवाज़ आ रही है आपको? स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? ठीक है, अच्छा अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। जहाँ तक हमने लास्ट टाइम काम कंप्लीट किया था, उसी से आगे हम अपने काम को कंटिन्यू करते हैं। जहाँ तक हमने लास्ट टाइम अपने काम को ख़त्म किया था, उसी से आगे हम आज अपने काम को शुरू करेंगे। थोड़ा सा हम पिछला रिवीजन करेंगे। हमने लास्ट टाइम आपको याद होगा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 4 के हवाले से डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क का ये चैप्टर था, जिसमें अगर आपको याद आता हो तो हमने डेटा कम्युनिकेशन के टॉपिक को शुरू किया था और उसके हवाले से पहला टॉपिक हमने तकरीबन वाइंड अप कर दिया था। ये आपके पास स्क्रीन पर अगर आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे चैप्टर नंबर 4 के उन टॉपिक्स की डिटेल लिखी है कि जो टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। वैसे तो आपके पास चैप्टर नंबर 4 के अंदर बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, लेकिन ये बोर्ड के सिलेक्टेड सिलेबस के मुताबिक ये चंद टॉपिक्स आपके सामने मैंने लिखे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था बेसिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, और इसके हवाले से उसका जो पहला टॉपिक था आर्टिकल 4.1 बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, ये तकरीबन हमने वाइंड अप कर लिया था। जस्ट हम इसको रिवाइज करते हुए आगे चलते हैं और आगे जो हमारे पास टॉपिक्स हैं उनको भी हम कवर करते जाते हैं। आज हमारी ऑनलाइन क्लास के हवाले से पहली क्लास, और इसमें हम चैप्टर नंबर 4 डेटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क के हवाले से जो ये टॉपिक्स हमारे पास हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे। कुछ चीज़ें हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन के हवाले से हैं इस चैप्टर के अंदर, और कुछ चीज़ें हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन के हवाले से हैं और कुछ चीज़ें हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क के हवाले से हैं। बेसिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन के हवाले से हमने पिछली क्लास जो हमारी फिज़िकल हुई थी उसमें भी हमने कुछ बातें की थी।
चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ये हमने कवर कर लिया था। चैप्टर नंबर 3 हमने हाल फिलहाल आपसे कहा था कि अभी हम नहीं इसमें स्टडी में ना रहे। वजह वो ये कही थी आपसे कि उसमें ज़्यादातर मोस्टली प्रैक्टिकल वर्क है, तो पहले हम थ्योरी के चैप्टर्स को करते हैं, फिर हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे, जिसमें एक हमारे पास HTML का है चैप्टर, वो भी हमने देखना है। तो बहरहाल चैप्टर नंबर 4 के जो टॉपिक्स हमारे पास हैं, जो हमारे बोर्ड के प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस के मुताबिक, जो इस दफ़ा हमारे पास शॉर्ट लिस्टेड सिलेबस है उसके मुताबिक टॉपिक्स हैं, वो हम इस चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। तो आज पहली हमारी ऑनलाइन क्लास है, जिसमें हम पहले बेसिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन का जो चैप्टर है, इसके जो टॉपिक्स हम पढ़ चुके थे उसको हम रिवाइज करते हुए आगे जाते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी बेसिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन में, व्हाट इज़ डेटा। तो डेटा की डेफिनेशन अगर आपको पुरानी याद आती हो, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, कि हमने बात की थी कि कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डेटा। और कम्युनिकेशन के हवाले से हमने कहा था कि जिसके ज़रिए से वो चीज़ें जिनके ज़रिए से हम रब्ता कर सकें। डेटा कम्युनिकेशन के डेटा वो चीज़ है कि जो हकीकत पर मबनी चीज़ों का कलेक्शन है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी कि हमारे पास सपोज करें कि भाई अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, और जो चीज़ें हम किसी भी काम के लिए इकट्ठा करते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि वो भी हमारे पास डेटा है। यानी ये बात की थी कि जो चीज़ें हम कलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसकी डेफिनेशन पर गौर करें तो डेफिनेशन क्या कहती है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। कलेक्शन मजमुआ हकीकत पर मबनी चीज़ों का। तो जो चीज़ें हम कलेक्ट करते हैं किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए, वो हमारे पास डेटा कहलाता है। और ये भी बात आपसे हुई थी कि हर काम का डेटा हमारे पास अलग है। हमें क्रिकेट खेलना है तो उसके लिए जो चीज़ें हम इकट्ठा करेंगे, लाइक के प्लेयर्स हो गए, ग्राउंड हो गया, विकेट हो गई, बॉल हो गई, बैट हो गया, और जो चीज़ें स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है, तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमारे पास जो है वो पढ़ाई के हवाले से बुक्स हैं, बुक हो गई, कॉपी हो गई, पेंसिल हो गई, रबर हो गई, मतलब जो चीज़ें हमें पढ़ाई के हवाले से हमारी नीड है, उसके लिए वो चीज़ हमारे पास डेटा कहलाएगा। अब जिस तरह ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से हम जिस चीज़ों से क्लास ले रहे हैं, आप जिन चीज़ों की मदद से क्लास को ले रहे हैं, तो वो चीज़ें पढ़ाई की हमारी नीड है। तो जो पढ़ाई के लिए हमारे पास ज़रूरी है, तो ये चीज़ हमारे पास पढ़ाई के हवाले से डेटा होगा। मतलब जैसे हमारे पास फील्ड अलग होगी, तो चीज़ें भी उसकी उसी तरीके से अलग होंगी। यानी किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो दुनिया का कोई सा भी काम हो, हमारी लाइफ का कोई सा भी काम हो, तो किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए हम जो चीज़ें कलेक्ट करते हैं, डेट इज कॉल्ड डेटा। और हर काम का डेटा अलग अलग है। यानी कि हर काम का डेटा एक जैसे, मतलब एक ही चीज़ ले ली और एक ही चीज़ से आप हर काम परफॉर्म करेंगे, ये मुमकिन नहीं है। मतलब हर काम के लिए चीज़ें चाहिए और हर काम का डेटा हमारे पास अलग अलग होगा। हर काम की चीज़ अलग होगी तो मतलब डेटा अलग हो गया। तो जो चीज़ें हम कलेक्ट करेंगे, डेट इज कॉल्ड डेटा। और कब डेटा कम्युनिकेशन, हमारे पास एक दूसरे से अगर हमें रब्ता करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि जिनके ज़रिए से हम आपस में एक दूसरे से रब्ता कर सकें। तो वो मुख्तलिफ चीज़ें, मैंने आपको डेटा की पूरी टाइप्स भी लिखवाई थी, जिसमें मैंने कहा था कंप्यूटर के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो मुख्तलिफ चीज़ें हमारे पास, इसमें भी हमारे पास जो चीज़ें इकट्ठा होती हैं, वो जो चीज़ें हम कलेक्ट करते हैं, वो हमारे पास इस काम का डेटा है। मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे डेस्कटॉप चाहिए, फिर इसमें मुझे कीबोर्ड चाहिए, माउस चाहिए, फिर मुझे प्रिंटर चाहिए, ठीक है ना। तो जो चीज़ें हम कलेक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर के हवाले से वर्किंग के लिए, तो वो हमारे पास कंप्यूटर के हवाले से डेटा है। अब मुझे आपसे कम्युनिकेट करना है, आप मुझसे कम्युनिकेट करना है, मैं आपसे रब्ता करना चाहता हूँ, आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, तो हमारे पास कोई ना कोई ऐसी रिसोर्सेज हों जिसके ज़रिए से हम एक दूसरे से रब्ता कर सकें, और वो रिसोर्सेज हमारे पास डेटा कहलाएगा। और उन रिसोर्सेज के ज़रिए से मेरा और आपका आपस में कम्युनिकेशन हो सका, रब्ता हो सका, ठीक है ना। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी से अब डेटा कम्युनिकेशन के, हम डेटा जो कम्युनिकेट करते हैं, डेटा का जो कम्युनिकेशन करते हैं, डेटा के जरिए जो हम रब्ता करते हैं, उसमें हम उसको किन किन हवालों से कह सकते हैं कि क्या क्या चीज़ उसमें हमारे पास हो सकती है। मतलब किस किस चीज़ को कह सकते हैं कि भाई डेटा इस तरीके से भी वेरी कर सकता है, डेटा इस मेथड से भी
मूव कर सकता है, मतलब ये चीज भी होगी तो डेटा हो जाएगा, लैपटॉप होगा आपके पास, मेरे पास डेस्कटॉप होगा, तो हम उसके जरिए से भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। अब उसमें क्या क्या चीजें हमारे पास आती हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हम डेटा के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं टर्म से निकला टर्मिनोलॉजी। तो हम टर्म क्या इस्तेमाल करते हैं डेटा के हवाले से कि जिसके जरिए से हम डेटा की कम्युनिकेशन कर सकें। तो उसमें नंबर 1 पे हमारे पास है डेटा। ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, क्योंकि बीच में थोड़ा सा 8-9 दिन का गैप आ गया, तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा पिछला काम, क्योंकि चैप्टर का स्टार्ट था, मैं बीच में से अगर डायरेक्ट शुरू करूंगा तो हो सकता है पुरानी बातें आपको याद ना आए और आप आगे से चलना शुरू कर दें। जिस तरह हमारे साथ मुख्तलिफ स्टूडेंट्स थे, उनमें से किसी के जहन में बात होगी, किसी ने स्टडी की होगी, किसी ने नहीं की होगी, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हम पिछला रिवाइज करते हुए चलें। जिसमें नंबर 1 पे जिस तरह बोर्ड के प्रिस्क्राइब सिलेबस के मुताबिक हमारे पास तकरीबन ये डेटा बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो 8 है हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन के बाद। नंबर 1 पे हमारे पास डेटा और उसकी डेफिनेशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई और उसके हवाले से हमने बात की। अगर हम कंप्यूटर के हवाले से बात करते हैं तो उसमें अल्फाबेट्स हो गए, नंबर्स हो गए, स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है ना। और जो जो लवाजमात हम डेटा के हवाले से जो जो चीज़ें हम इकट्ठा करते हैं कि भाई हम कंप्यूटर पर इन चीज़ों से काम कर सकेंगे, तो वो चीज़ें हमारे पास उसका डेटा कहलाएगा। अब इसमें हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन, अब डेटा कम्युनिकेशन के हवाले से हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो ये बातें भी लास्ट टाइम आपसे हुई थी कि अगर मुझे कम्युनिकेट करना है डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर, तो आपको याद होगा कि हमने लास्ट क्लास में भी ये बात की थी। जिस तरह ये कि डेटा देखें, यहाँ पर आपके पास ये चीज़ें भी मौजूद हैं कि इसमें अगर आप ये आपकी बुक के हवाले से अगर हम इसकी बात करें, स्लाइड्स आपके सामने बनी भी है कि इसमें कि डेटा कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा ठीक है ना। ये आपके पास जो आपकी बुक का ही टॉपिक है जिसके हवाले से अगर हम बात करें, तो ये हमारे पास डेटा ट्रांसफर करने के लिए हमें इसमें क्या क्या चाहिए। जिस तरह 2 चीज़ें हैं कि डेटा का कम्युनिकेशन हो रही है मेरी आपके साथ, तो अब उसके अंदर 2 लोग हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कशन करना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर अब एक पर्सन आ गया और उसके बाद वो चीज़ आ गई जिसके ज़रिए से मेरा और आपका राब्ता हो सकेगा। अब 2 लोगों का एक दूसरे के साथ राब्ता हो रहा है, तो उस कम्युनिकेशन में जो चीज़ें हमारी नीड हैं वो हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन के हवाले से हमारे पास हैं कि डेटा की कम्युनिकेशन हमारे पास किस तरीके से हो सकती है कि हम डेटा तो है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर में काम करने के लिए कीबोर्ड है, माउस है, ये तमाम डेटा है। अब इनके जरिए से हम जब कम्युनिकेट करेंगे तो कम्युनिकेशन में हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होंगी, तो वहां पर हमने कहा कि 2 पर्सन्स हैं और उसमें जिस तरह के 2 चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, जिसमें एक के ह्यूमन आ गया और एक इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज़ आ गई, और इनके जरिए से हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं कि हम राब्ता करते हैं। कि जिस तरह आपसे बात हुई कि डेटा की कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेट होगा विद द हेल्प ऑफ अदर थिंग्स, विद द हेल्प ऑफ थिंग्स, कि जिन चीज़ों के जरिए से डेटा कम्युनिकेट हो रहा है उसमें एक तरफ पर्सन आ गया। अब पर्सन जब किसी दूसरे पर्सन से बात करेगा तो या तो वो दोनों एक ही क्लास के अंदर एक ही जगह पर आमने सामने बैठे हो, जिस तरह आप मेरी क्लास में होते थे तो मैं मौजूद हूँ, आप सामने मौजूद हैं। अब हमारी एक दूसरे के साथ क्या हो रही है, क्या कम्युनिकेशन हो रही है। अब जो कुछ मैं कह रहा हूँ, जो कुछ आप कह रहे हैं, तो ये हमारा डेटा है और कम्युनिकेशन के लिए हम दोनों एक दूसरे के साथ वॉइस के जरिए बातचीत कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी आप बैकग्राउंड में मौजूद हैं, मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, तो आप मेरी आवाज़ सुनकर और उस पर जो है वो आपको ये वो जो कुछ मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ वो लेक्चर आपके पास किसी ना किसी जरिए, किसी इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स के जरिए से आ रहा है, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, जिसके जरिए से वो आप तक पहुँच रहा है। तो अब ये 2 चीज़ों का जो कम्युनिकेशन है, डेटा का जो कम्युनिकेशन है, ये 2 चीज़ों के दरमियान पॉसिबल हुआ कि 2 चीज़ों के जरिए से जो है वो डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हुआ। अब इसी से आगे हमारे पास जो अगला टॉपिक था वो हमारे पास है डेटा ट्रांसमिशन। अब डेटा ट्रांसमिशन के हवाले से भी हमने बात की थी कि अब डेटा ट्रांसमिट होता है। मैंने आपसे कहा था टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ट्रांसफर होना। जिस तरह हमने बसेस की मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि कलेक्शन ऑफ वायर्स टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से डेटा दूसरी जगह पर जा रहा है, किसके जरिए जा रहा है, किसके जरिए ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये डेटा की ट्रांसमिशन है कि जो डेटा है, जिस तरह मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे मुंह से निकलने वाली जो वॉइस है ये आप तक पहुंच रही है। अब ये जो डेटा यहाँ से जा रहा है वो थ्रू केबल या थ्रू वायरलेस जिस भी डिवाइस के जरिए से डेटा आप तक पहुंच रहा है तो वो ट्रांसमिट हो रहा है।
कि ट्रांसमिट करने का जरिया क्या बन रहा है। तो क्या ट्रांसमिट करने का जरिया जो है वो आपके पास वायर्स बन रही है, अपना केबल्स बन रही हैं। तो केबल्स के जरिए या वायर्स के जरिए जो डेटा मुख्तलिफ एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो रहा है, तो ये जो प्रोसेस है डेटा का, कि मेरी तरफ से डेटा गया, आप तक पहुंचा, आपने कुछ कहा, डेटा मुझ तक आ गया। अभी अगर आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं तो मैं मेरे पास वो चीज अभी मैंने आपको परमिशन नहीं दी, जिसकी वजह से आप मुझसे कोई बात नहीं कर सक रहे, लेकिन मैं आपसे जो कह रहा हूं वो आप तक पहुंच रहा होगा। तो मेरी तरफ से जो डेटा ट्रांसमिट होकर आप तक पहुंच रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ वायर्स है या विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क है, तो विद द हेल्प ऑफ जो भी मीडियम बीच में शामिल हो रहा है कि जो मुझसे डेटा ले रहा है और आप तक पहुंचा रहा है। अब आप जो कहेंगे, जब मैं आपको परमिशन अलाउ करूंगा तो उस वक्त आप मुझसे कोई सवाल करेंगे, तो वो जो आप कहेंगे तो आपके जरिए से वो डेटा, आपके पास जो डिवाइस है, आपके पास जो नेटवर्क है, उसके जरिए डेटा मूव होकर वो मेरे पास आ रहा होगा। तो डेटा की ट्रांसमिशन के एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक और दूसरे प्लेस से पहले प्लेस तक डेटा की जो कम्युनिकेशन है, डेटा की जो ट्रांसमिशन है, ये किसके जरिए हो रही है। तो क्या ये इस बीच में कोई ना कोई हमारे पास मीडियम इस्तेमाल हो रहा है, जिसको हम वायर्ड भी कह सकते हैं, वायर भी हो सकती है, वायरलेस भी हो सकता है। तो मुख्तलिफ चीजें जो डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करने में हमारा साथ देती हैं, वो हमारे पास चीजें या वो टॉपिक जो है वो हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन का आ जाता है। फिर इसके अलावा अगला टॉपिक जो है वो हमारे पास आ जाता है एनालॉग सिग्नल्स। अब जिस तरह मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ, अब ये जो सिग्नल्स हैं, ये जो आप तक आवाज पहुंच रही है, कभी आवाज की वॉइस कम होगी, कभी आवाज का साउंड जो है वो ज्यादा होगा, कभी आवाज का साउंड कम होगा, कभी आवाज का साउंड ज्यादा होगा। तो आप इससे देख सकते हैं, ये नीचे अगर आप देखें देखिए ये वेव्स बनती हुई नजर आ रही होंगी आपको। ये जो वेव्स हैं ये एनालॉग वेव्स कहलाती हैं, ठीक है ना। और ये आपके पास जो है वो फाइनाइट नहीं होती, ये आपके पास इनफाइनाइट होती हैं, कभी ये कम हो जाती हैं। अब देखें ये वेव बड़ी हो गई, फिर ये वेव कम हो गई, फिर ये वेव ये इससे कम हुई, फिर इससे और कम हो गई, ये फिर उसके बाद फिर और वेव जो है बढ़ गई, फिर ये आवाज तेज हुई तो वेव और बढ़ गई। तो ये वेव्स का जो मूवमेंट है कि डेटा जो है वेव्स के फॉर्मेट में भी मूव कर रहा होता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर। तो जो टॉपिक हमारे पास था कि जिसके हवाले से हमने भी बात आपसे कही थी कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, कि ये जो टॉपिक आपके सामने आ रहा है कि बेसिक बुनियादी टर्म्स क्या है डेटा के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं डेटा कम्युनिकेशन के हवाले से। तो उसमें एक एनालॉग सिग्नल्स हैं कि ये जो वॉइस जो है ये हमारे पास एनालॉग के अंदर आ जाती है। इस तरह से टेम्परेचर है, इस तरह से करंट की जो वेव्स हैं, ये सारी की सारी हमारे पास जो सिग्नल्स हैं ये एनालॉग सिग्नल्स कहलाते हैं। तो ये फाइनाइट नहीं होती, ये इनफाइनाइट होती हैं कि ये चलती रहती हैं, कभी ये कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। तो ये आपके पास एक प्लेस से स्टार्ट हो रही है और दूसरी प्लेस से जा रही है, ठीक है। फिर इसी में हमारे पास कुछ सिग्नल्स ऐसे होते हैं जो हम कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स कहलाते हैं। ये आपके सामने देख सकते हैं आप कि ये जो सिग्नल्स हैं ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताए थे कि ये हमारे पास 0 और 1 के फॉर्मेट में होते हैं। जिस तरह ये वाला सिग्नल आपके पास 0 है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन सिग्नल आपके पास 1 है, ये आपके पास फिर ऊपर वाला 0 हो जाएगा, ये आपके पास इसी तरीके से ये आपके पास 1 है, फिर ये आपके पास 0 है। तो ये डिस्क्रीट फॉर्मेट कहलाता है जो स्क्वायर में मूव कर रहा होता है। और कंप्यूटर में जो भी हमारा डेटा जाता है, चाहे हम अल्फाबेट्स लिखें, चाहे हम नंबर्स लिखें, चाहे हम स्पेशल कैरेक्टर लिखें, चाहे हम एनालॉग फॉर्मेट में भी कोई चीज़ हम कहते हैं, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल माइक्रोफोन की दी थी कि मैंने आपसे कहा था जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी माइक्रोफोन की, कि माइक्रोफोन के वाले से हमने कहा कि जो माइक्रोफोन के ज़रिए से हम डिक्टेशन देते हैं या माइक्रोफोन के ज़रिए से हम कोई डिक्टेट करवाते हैं, हम चाहते हैं कि माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है कि जिसके ज़रिए से डेटा हमारा कंप्यूटर पर इनपुट हो और स्क्रीन पर हमें वो लिखा हुआ नजर आए, मतलब हमें कीबोर्ड से टाइप ना करना पड़े। तो अब वो जो सिग्नल है जो माइक्रोफोन में, मतलब जिस तरह आपने देखा होगा कि कहीं तक स्पीच हो रही होती है, तकरीर हो रही होती है, तो हाथ में माइक होता है। अब वो माइक की केबल है जो स्पीकर के जरिए से आपको आवाज़ सुनने को मिल रही होती है। अब यही आवाज़ जो हमारे से मुंह से निकली
और माइक के अंदर गई, माइक के जरिए वो केबल या वायरलेस के जरिए वो आपके कंप्यूटर में चली जाती है, और कंप्यूटर में जाने के बाद वो चीज आपको लिखी हुई स्क्रीन पर मिल जाती है। अब वो जब चीज स्क्रीन पर लिखी हुई मिलती है तो उसमें आपकी टाइपिंग बच जाती है। अब गई तो एनालॉग के फॉर्मेट में थी, लेकिन कन्वर्ट हुई डिजिटल के फॉर्मेट में, और आपको इसी तरह से इंग्लिश में या उर्दू में या सिंधी में या अरबी में आपको स्क्रीन पे लिखी हुई मिल गई। जिस तरह कि अगर आपको याद हो तो बात हुई थी कि आपके बुक के चैप्टर नंबर 3 के अंदर उर्दू और सिंधी टाइपिंग के हवाले से भी बात है। तो मतलब उर्दू और सिंधी और इंग्लिश तो आप वैसे कंप्यूटर पे इस्तेमाल करते हैं, तो उर्दू और सिंधी जो है उस हवाले से भी आप बात कर रहे होते हैं कि उर्दू और सिंधी में भी टाइपिंग हो जाती है, अरबी में भी टाइपिंग हो जाती है, इंग्लिश में लिख लेते होंगे, जैसे ये भी लिखी हुई इंग्लिश के वाले से टाइपिंग हुई है कंप्यूटर पे। तो ये जो आप एक तो कीबोर्ड है उससे आप टाइपिंग कर लेते हैं। इस तरह मुख्तलिफ इनपुट डिवाइसेस जिनके नाम मैंने आपको बताए थे, जिस तरह मुख्तलिफ चीजें मैंने आपको बताई थी, तो उसके अंदर हमारे पास एक डिवाइस माइक्रोफोन भी था। तो माइक्रोफोन जो है उससे जब हम डिक्टेशन देते हैं और हम चाहते हैं कि हमें टाइप ना करने पड़े, कंप्यूटर में लिखा हुआ है, तो माइक्रोफोन से जो सिग्नल्स जाते हैं वो हमारे पास एनालॉग के फॉर्मेट में होते हैं, और जब वो कंप्यूटर में जाते हैं तो वहां पर वो डिजिटल मतलब 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर ऐसी सूरत में हमें वहां पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ उस लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज उस वक्त वहां पर राइट हुई भी होती है, जो इनेबल हुई भी होती है, उस हवाले से वो चीज़ हमें वहाँ पर स्क्रीन पर उस लैंग्वेज में लिखी हुई मिल रही होती है। तो डिजिटल सिग्नल जो है वो हमारे पास 0 और 1 का फॉर्मेट, और ये मैंने आपको बताया था कि 0 का मतलब कि वो सिग्नल वहाँ पर ऑफ है, और 1 का मतलब वहाँ पर सिग्नल ऑन है। मतलब जहाँ पर कंप्यूटर कोई डेटा रखता है तो उसको मैंने आपके सामने याद होगा, आपको मैंने कहा था कि वो बिट है, बिट फॉर बाइनरी इंटीजर। बाइनरी इंटीजर और बाइनरी डिजिट, ये दो बातें मैंने आपको बताई थी। बाइनरी डिजिट, बाइनरी कहते हैं 2 को, और डिजिट मतलब 0 और 1। तो 2 डिजिट है, या तो हमारा जो भी डेटा वो कंप्यूटर अपने पास कन्वर्ट करेगा और समझेगा डिजिटल सिग्नल्स में, तो वो या तो वो 0 के फॉर्मेट में रखेगा किसी चीज को, या 1 के फॉर्मेट में। मैंने आपसे ये भी बताया था कि हमारे पास 8 बिट्स मिलकर 1 बाइट बनती है, और 1 बाइट पर 1 कैरेक्टर आता है। अगर आपको ये बात याद आ रही हो, 8 बिट्स मिलकर 1 बाइट बनती है, और 1 बाइट पर 1 कैरेक्टर आता है। और जो 8 बिट्स होती हैं, हर बिट में या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा, क्योंकि हर अल्फाबेट के 0 और 1 का कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है। हर कैरेक्टर, हर सिंबल का 0 और 1 का कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है। इस तरह मैंने आपसे कहा था ए का जो बाइनरी था, डिजिटल जो बाइनरी डिजिट्स में जो कन्वर्ट हुआ था, वो मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था 1010 है, और बी का मैंने आपसे कहा था 1011 है, सी का मैंने आपसे कहा था 1100। आप देखें तीनों के अंदर, ये छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको दी, ए, बी और सी। तो ए में अगर आप मेरी बात गौर से सुन रहे हो, तो ए में हमने बात की 1010 है, वही 1 और 0। दूसरा कॉम्बिनेशन बी का जो मैंने आपसे कहा वो है 1011, और सी का जो कॉम्बिनेशन है वो 1100। तो आया 1 और 0 ही, लेकिन कहीं पर 1 के साथ 0 आ गया, कहीं पर 1 के साथ 1 आ गया, ठीक है ना। और अगर मैं आपसे कहूं एफ, तो एफ में 4 टाइम्स 1 है, 1 1 1 1। तो अब ए की वैल्यू कुछ आ रही है, बी की कुछ आ रही है, सी की कुछ आ रही है, इस तरह डी की कुछ होगी, ई की कुछ होगी, एफ की कुछ होगी, सबकी वैल्यू अलग अलग होगी, और सबकी जो वैल्यू का कॉम्बिनेशन होगा उसमें 0 और 1 ही शामिल होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो डिजिटल सिग्नल जो कंप्यूटर पे हमारा डेटा जाता है, हम चाहे कोई सा भी वर्ड कहें, वो उसको 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, और जब 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा तो 0 और 1 होगा, तो 0 और 1, लेकिन कॉम्बिनेशन अलग होगा। बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह हमारी लैंग्वेज में 0 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं। अब इन्हीं नंबरों से मिलकर हमारे पास कोई भी नया नंबर बन जाता है। हमारी लैंग्वेज में ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट होते हैं, इन्हीं अल्फाबेट से मिलकर कोई ना कोई नाम बन जाता है, किसी भी चीज का, किसी भी शख्स का, किसी भी जगह का। तो कुछ लिमिटेड अल्फाबेट्स, नंबर्स मौजूद हैं कि जिनको कि हम अपनी लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं, तो हम उससे कोई ना कोई नंबर और कोई ना कोई अल्फाबेट बनाते हैं। मतलब अगर हम कहें भाई 0 से लेकर 9 तक नंबर है, तो 0 से लेकर 9 तक नंबर, लेकिन 0 से लेकर 9 तक नंबर्स हमारी हेल्प कर रहे हैं कि हम इससे कोई भी नया नंबर बनाएं। और ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट है, तो हमारी ये हेल्प कर रहे हैं कि हम ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट की मदद से कोई भी नया नाम बना लें। तो डिजिटल में जब हम कोई नाम लिखकर देते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं कंप्यूटर पे, हम कोई नंबर लिखते हैं तो अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं कंप्यूटर में, लेकिन कंप्यूटर ना हमारे लैंग्वेज में लिखा हुआ नाम समझता है, चाहे वो उर्दू में हो, ठीक है ना, चाहे वो इंग्लिश में हो,
चाहे वो सिंधी में हो, चाहे वो अरबी में हो, वो नहीं समझता। उसको समझाने के लिए मैंने आपको याद होकर बताया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर कि वहां पे हमें ट्रांसलेटर्स की नीड होती है। तो वो कंप्यूटर क्या करता है, ट्रांसलेटर का सहारा लेकर ट्रांसलेटर जो हमारा डेटा आता है उसको डिजिटल फॉर्मेट 0 और 1 के सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो हमारा जो भी डेटा होगा वो हमारी लैंग्वेज में होगा, कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। उसको समझाने के लिए हमें अपने डेटा को 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करवाने के लिए ट्रांसलेटर की नीड होगी। तो डिजिटल सिग्नल्स जो कि 0 और 1 के फॉर्मेट में होते हैं, जिसमें कि हम अपनी लैंग्वेज में कहेंगे, वो कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं होगी, क्योंकि अभी भी मैंने आपसे कहा हमारी लैंग्वेज जो है वो जो हमारी लैंग्वेज है उसका बाइनरी से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे हर अल्फाबेट, हमारे हर नंबर, हमारे हर कैरेक्टर, मतलब हमारा लिखा हुआ कोई भी काम हो, चाहे वो उर्दू के अल्फाबेट से बने, चाहे इंग्लिश के अल्फाबेट से बने, चाहे सिंधी के अल्फाबेट से बने, चाहे अरबी के अल्फाबेट से, कोई भी चीज हम लिखें तो वो कंप्यूटर नहीं समझेगा। उसको डिजिटल सिग्नल यानी डिजिटल लैंग्वेज, डिजिटल यानी बाइनरी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिजिटल सिग्नल कह लें या बाइनरी लैंग्वेज कह लें कि उसमें उसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। अब हमने तो लिखना था, लिख दिया, वो तो लिखा हुआ हमारी लैंग्वेज में आया, कंप्यूटर नहीं समझेगा। अब कंप्यूटर को समझाने के लिए क्या चाहिए, तो क्या कंप्यूटर को समझाने के लिए जो है वो ट्रांसलेटर चाहिए। और ट्रांसलेटर भी अगर आपको याद हो चैप्टर 1 में हमने आखिर में कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर तीनों का तस्करा किया था। और मैंने कहा था कि हमारी जो लैंग्वेज है लो और हाई, हमारी जो लैंग्वेज है लो और हाई, उसके दो ट्रांसलेटर हैं। एक मैंने आपसे कहा था कंपाइलर और एक मैंने आपसे कहा था इंटरप्रेटर। इसकी भी फिर मैंने आपको डिटेल बताई थी कि कंपाइलर कब काम कर रहा है, इंटरप्रेटर कब काम करेगा, यानी कैसे पता चलेगा कंपाइलर है, कैसे पता चलेगा इंटरप्रेटर। ये सारी डिटेल मैं आपसे ऑलरेडी पहले फिजिकल क्लास के अंदर शेयर कर चुका हूँ। मुख्तसर ये कि हम जो भी कुछ लिखेंगे उसको कंप्यूटर ट्रांसलेट करवाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर, और ट्रांसलेट जो करवाएगा वो 0 और 1 का फॉर्मेट होगा, जिसको कि हम नाम देते हैं किसका, डिजिटल सिग्नल्स का, कि वो 0 और 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि बाइनरी लैंग्वेज भी है। तो हमारा जो भी डेटा है वो कंप्यूटर में उसको 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके बताया जाएगा। जब तक कि वो उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट ना हो जाए उस वक्त तक उसको समझ नहीं आएगा। तो दो तरह के सिग्नल्स हो गए, एक एनालॉग हो गया जो हमारे पास वॉइस के फॉर्मेट में होगा, टेम्परेचर के फॉर्मेट में होगा, ठीक है ना, करंट के फॉर्मेट में होगा, स्पीड के फॉर्मेट में होगा, कि जिसके अंदर कहीं भी ब्रेक नहीं आ रहा, और वो हमारे पास जो है वो वेव्स फॉर्मेट में होगा। और उसके अंदर जो डेटा है वो हमारे पास कभी वेव उसकी ज्यादा होगी, कभी कम होगी। आप साउंड से इसकी एग्जांपल ले लें कि अगर मैं कभी जोर से कह रहा हूं तो उसमें साउंड बहुत ज्यादा क्रिएट होगा, तो उसकी वेव बहुत बड़ी भी आएगी जो कि पीछे तक सुनाई देगी। कभी ऐसा कि क्लास में मैंने आकर या कोई भी टीचर या कोई भी शख्स आपके सामने कह रहा है, तो कभी उसने बात शुरू की तो बिल्कुल हल्के धीमे लहजे में, जो पीछे वालों ने कहा कि सर हमारी बात तो समझ में नहीं आ रही, आप बहुत सीधे बोलते, थोड़ी अपनी वॉइस ज्यादा कर लें, वॉइस का साउंड थोड़ा सा ज्यादा कर लें ताकि हमें भी समझ में आए। तो अब वो साउंड ज्यादा करेगा तो सिग्नल बड़ा हो जाएगा। अब सिग्नल तो ये तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दी है कि ये पहले कम सिग्नल था, फिर बड़ा, फिर कहीं पर कम हो गया, फिर उससे कम, फिर थोड़ा और कम हो गया, फिर उसके बाद बढ़ना शुरू हुआ, फिर ये नीचे की जाने बढ़ा। तो वेव्स जो हैं साउंड की कम और ज्यादा होती रहती हैं। तो ये जो वेव्स हैं ये एनालॉग के फॉर्मेट में जो कहीं पर ब्रेक नहीं आता, लेकिन वेव्स कम ज्यादा होती हैं। और इसके अंदर आपके पास जो है वो ब्रेक आता है, और इसके अंदर हमारे पास जो है वो 0 और 1, ये दो हालतों में हमारे पास डेटा चल रहा होता है। या तो हमारे पास डेटा 0 के फॉर्मेट में होगा या 1 के फॉर्मेट में। और ये बात मैंने आपको समझा दी और आई होप के बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। चलिए अपनी बात पर आते हैं। तो ये बात आपकी समझ में आ चुकी होगी कि एनालॉग जो है वो हमारे जो कहने का अंदाज है, जो हमारी वॉइस है या टेम्परेचर है या प्रेशर है, जो भी है, इसमें हमारे पास जो वेव्स बनती हैं ये वेव्स हमारी कम ज़्यादा होती हैं और ये एनालॉग का फॉर्मेट कहलाता है। और इसमें
हमारे पास जब हम ये चीज़ कंप्यूटर में कन्वर्ट होती है तो ये डिस्क्रीट फॉर्मेट कहलाता है, जिसमें हमारे पास 0 और 1 के फॉर्मेट होता है, जो कि स्क्वायर फॉर्मेट भी कहलाता है। और जो भी डेटा हमारा कंप्यूटर के पास जाएगा वो कन्वर्ट होगा डिजिट्स की हालत में, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होगा जब कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो हमारा जो डेटा है वो कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्मेट में जब कन्वर्ट होता है तब उसकी बात हमारी समझ में आती है, अदरवाइज वो हमारी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता। फिर इसी से आगे हमारे पास 5वें नंबर पर जो है वो बिट डेटा रेट और बिट रेट, डेटा रेट और बिट रेट है। इसमें बीच में हमारे पास ये सिग्नल्स हैं, ये वही चीज़ें हैं जो अभी हमने शेयर की कि एनालॉग सिग्नल्स क्या होगा, डिजिटल सिग्नल्स क्या होगा, ये आपके पास डिफरेंसेस हैं जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बुक भी आपके सामने अगर हो तो उसको भी अपने सामने रखिएगा ताकि बात समझ में आए, क्योंकि ये जो स्लाइड्स हैं ये आपकी बुक के हवाले से, ताकि आपको समझने में भी आसानी रहे कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर मैं साइड स्लाइड्स वैसे अगर अपने तौर पर अगर इसमें बनाता तो आपको शायद थोड़ा सा डिस्टर्ब होते कि आप ये समझ लें कि किस्म की बुक भी आपके सामने है, कि बुक से ही मैंने स्लाइड्स आपकी आसानी के लिए बनाती ताकि आपको परेशानी ना हो। कि जिनके पास बुक नहीं भी है तो वो भी इसको देखते रहेंगे तो उनको समझ में आ गया कि बुक में क्या चीज़ है। और यहाँ पर ऊपर देखें आपके सामने बुक का पेज नंबर भी आ रहा होगा, तो आपको परेशानी नहीं होगी। जिनके पास बुक है तो वो बुक से भी देखते रहें, यहाँ से भी देखते रहें ताकि उनको समझ में आता रहे। लेकिन अगर बुक नहीं भी है तो वो यहाँ से भी उसको देख लेंगे तो भी उनके लिए ये बात आसानी होगी और बुक में कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ताकि वो परेशानी नहीं होगी। तो बुक सामने रहेगा तो टीचर क्या पढ़ा रहा है और आपके पास क्या चीज़ है और हम कौन से टॉपिक पर कौन से पेज पर चल रहे हैं। क्योंकि अलग से एक स्लाइड बनी होगी तो आपको फिर बुक के अंदर ढूंढना पड़ेगा कि हम कहाँ से पढ़ा था, कहाँ पर था, जिस तरह नोट्स में आप तलाश करेंगे। तो यहाँ पर ये है कि आपको फिजिकली एक चीज़ सामने बुक की नज़र आ रही है जिसमें आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये एनालॉग और डिजिटल का जो डिफरेंस है ये भी इन्होंने आपकी बुक वालों ने यहाँ पर दिया है, कि जो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ साथ ये तो वही डिजिटल और एनालॉग की बात है जो अभी मैंने आपसे शेयर की। स्टूडेंट्स हैं, जरा देख लेते हैं कि जो हमारे साथ एडमिट होना चाह रहे हैं। वेटिंग तो नहीं, एडमिट इसमें नहीं आ रहा, ये मैंने किया था, नहीं आ रहा। ये हो गया, ये म्यूट करके दफा और एक ये इसमें नहीं आ रहा। इसको एक काम करें, इसको साइड पे करना ताकि नजर आता रहा। बस ठीक। अच्छा स्टूडेंट्स, दोबारा अपनी बात पर आते हैं। ठीक, तो ये डिजिटल एनालॉग सिग्नल्स वही है जो कि मैंने आपको डिफरेंस बताया कि एनालॉग जो है वो हमारे पास वेव फॉर्मेट में होगा और डिजिटल जो है हमारे पास 0-1 फॉर्मेट में होगा। हम कोई भी बात कंप्यूटर से कहते हैं वो हम डायरेक्ट टाइप करेंगे तो भी हमारी लैंग्वेज होगी, और हम कोई वॉइस फॉर्मेट में करेंगे तो वो एनालॉग फॉर्मेट होगा। लेकिन जब हम कंप्यूटर के पास एक चीज़ हमारी जाती है तो वो उसको पहले कन्वर्ट करवा कर अंडरस्टैंड करता है, और जो भी हमारा डेटा जाएगा, जो मैंने आपसे कहा किसी भी हालत में हो, चाहे वो वॉइस फॉर्मेट में हो, चाहे वो हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल फॉर्मेट में हो, चाहे वो नंबर्स के फॉर्मेट में हो, जो भी हम उससे कहेंगे, जो भी हम उस तक डेटा पहुंचाएंगे किसी भी मीडियम के जरिए, किसी भी जरिए से, तो जब उसके पास वो चीज़ जाएगी तो वो उसको जो अंडरस्टैंड करेगा वो डिजिट्स के फॉर्मेट में, मतलब डिजिटल सिग्नल्स में उसकी बात समझ में आएगी, अदरवाइज उसको बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना। तो अब उससे आगे फिर हमने ये बातें शेयर की थी, ये देखें नीचे, ये भी जाते जाते लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने इसको भी आपसे डिस्कस किया था कि डेटा रेट और बिट रेट, अगर आपको ये बात मेरी याद आती हो तो मैंने आपसे कहा था कि डेटा रेट क्या है और बिट रेट क्या है। तो उस वक्त हमने ये बात शेयर की थी कि डेटा रेट इज द रेट एट विच डेटा इज, ठीक है ना। ये हमने लास्ट क्लास में भी आपसे शेयर किया था कि डेटा जो है ये बिट्स के फॉर्मेट में है। कि सपोज करें, मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि मेरे पास 1 सेकंड में 4 बिट्स के जितना डेटा वेरी कर रहा है। ठीक है, तो 1 सेकंड में 4 बिट्स मतलब 4 बिट्स पर सेकंड हो गया। अगर 1 सेकंड में 8 बिट्स वेरी कर रही हैं, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि एक कैरेक्टर 8 बिट्स पर आता है, अब पूरी 8 के 8 बिट्स अगर 1 सेकंड में वेरी करती हैं, आपने कहा ये 8 बिट्स का डेटा यहाँ से मूव किया, तो अब डेटा रेट क्या होगा, कितनी देर में मूव किया, तो कहा 1 सेकंड में 8 बिट मूव कर गई।
एक सेकंड के अंदर 8 बिट्स ने ट्रैवल किया सपोज। अब 8 बिट्स ने ट्रैवल किया तो इसका मतलब हो गया जो स्पीड आई वो 8 बिट्स पर सेकंड आई। मैं इसके एग्जांपल अगर स्टूडेंट से आपको दे लूं कि अगर मैं कहूं भी क्लास से एक स्टूडेंट 1 सेकंड में बाहर जाएगा तो स्टूडेंट डेटा है तो उसका रेट क्या बना, 1 सेकंड में एक स्टूडेंट बाहर गया, मतलब स्टूडेंट के क्लास से बाहर जाने का रेशियो या उसका जो रेट है वो हमारे पास बना 1 स्टूडेंट पर सेकंड। तो इस तरह अगर 2 स्टूडेंट निकल जाए एक ही सेकंड में तो क्या रेट बनेगा, 2 स्टूडेंट्स पर सेकंड। अगर 3 स्टूडेंट एक ही सेकंड में क्लास से आउट होते हैं या क्लास में इन होते हैं तो रेट क्या बनेगा, 3 स्टूडेंट्स पर सेकंड। जिस तरह अभी कुछ स्टूडेंट्स ने थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया, कुछ शुरू क्लास से हमारे साथ चल रहे हैं, मतलब जैसे 6 बजे से हमारी क्लास शुरू हुई तो कुछ हमारे पास उसी वक्त से चल रहे हैं, कुछ ने हमें बाद में ज्वाइन किया। तो अब अगर 1 सेकंड में एक ही साथ 3 स्टूडेंट ने ज्वाइन किया तो स्टूडेंट के ज्वाइनिंग की जो कंडीशन है वो क्या हो गई, 3 स्टूडेंट्स पर सेकंड। और अगर उसी वक्त स्टूडेंट ने कहा कि चलो भाई हम बस लेक्चर ले लिया अब हम लीव करना चाह रहे हैं तो एक ही सेकंड में अगर 5 स्टूडेंट्स ने डिस्कनेक्ट हुए तो क्या रेशियो बना, 5 स्टूडेंट पर सेकंड। मतलब आने और जाने का रेशियो क्या बनेगा, तो डेटा जो है वो हम जो कुछ लिख रहे हैं या जो कुछ हम टाइप कर रहे हैं या जो कुछ डेटा हमारा जा रहा है तो 1 सेकंड में डेटा कितना गया, तो कहा 1 सेकंड में 4 बिट गई, 1 सेकंड में 8 बिट गई, 1 सेकंड में 10 बिट गई, 1 सेकंड में 20 बिट गई। तो अब 20 बिट के जितना डेटा अगर 1 सेकंड में गया तो डेटा रेट यानी उसकी स्पीड क्या हो गई, 20 स्पीड क्या हो गई, तो 20 बिट्स पर सेकंड। 1 सेकंड में 20 बिट ने वेरी किया तो एक बिट 1 सेकंड में जितनी बिट्स ट्रैवल करेंगे। और बिट्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले दे चुका हूं अगर पुरानी बात याद हो, क्योंकि फिजिकल क्लास में इसको हमने थोड़ा सा डिटेल में शेयर नहीं किया था क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट था। तो मैंने आपसे कहा था कि हम इसको इंशाल्लाह ताला बात वाली क्लास में शेयर करेंगे। तो आज हम इसको थोड़ा सा इसी वाले थोड़ा सा मैं डिटेल में इसके आपसे इसकी एग्जाम्पल के साथ शेयरिंग कर रहा हूँ ताकि ये बात आपकी समझ में आ जाए। फिर आखिर में आपको थोड़ी देर में मौका दूंगा, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझसे भले क्वेश्चन कर लीजिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। फिजिकल में तो आप मेरे सामने बैठे होते थे तो वहीं पर ही सवाल फौरन फौरन हो जाता था, जिस तरह बासिम ने बीच में कह दिया या अहमद ने बीच में कह दिया तो उन दोनों की आवाजें आ जाती थी तो हम उसी वक्त फिर मैं उनसे कहता था बेटा बीच में रुक जाओ, जब मैं कहूं तब सवाल करना। अब इस वक्त अगर वो सवाल कर भी रहे हैं या कुछ कहना भी चाह रहे हैं तो इस वक्त नहीं कह सकते, उनको मौका दिया जाएगा। वहां पर हम उनसे कहते थे बेटा जब मैं कहूं अपना हैंड रेज कीजिएगा, जब मैं कहूं तब आप सवाल कीजिएगा। वो फिर भी बेचारे बीच में कभी कभार उनसे गड़बड़ हो जाती थी, बीच में बोल ही दिया करते थे। लेकिन अब यहाँ पर अगर उनसे उनके जहन में सवाल उभर भी रहा होगा, चाहे वो बासिम हो, चाहे वो अहमद हो, चाहे वो आसिम हो, चाहे वो कुमैल हो, या चाहे वो हसन हो या मुबशिर हो, वट एवर जो भी बच्चा हमारी इस क्लास का हिस्सा था उनमें से कोई भी हमारे साथ इस वक्त शामिल है और वो ये चाहता है कि जी मैं कोई सवाल करूं तो इंशाल्लाह ताला उसको आखिरी 5 मिनट में हम इंशाल्लाह ताला मौका देंगे। लेकिन पहले आप इस अपने टॉपिक को थोड़ा सा वाइंड अप कर लें ताकि ये बात आपकी समझ में आ जाए कि मैंने आपसे कहा कि डेटा रेट, ये देखें ये वाला टॉपिक जो हम स्टडी कर रहे हैं डेटा कम्युनिकेशन के हवाले से हम बात कर रहे थे कि टर्म्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, बेसिक टर्म्स के हम कौन कौन सी टर्म्स डेटा की कम्युनिकेशन के हवाले से, कि डेटा कम्युनिकेट हो रहा है तो उसके लिए डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, तो हम उसके लिए क्या क्या टर्म्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें एक टर्म हमारे पास है डेटा रेट या बिट रेट, कि बिट्स जो ट्रैवल कर रही हैं और डेटा जो है वो हमारा बिट्स के फॉर्मेट में ट्रैवल करता है। अब जो डेटा ट्रैवल कर रहा है वो 4 बिट्स का है, अगर डेटा जो ट्रैवल कर रहा है वो 1 बिट्स का है। डेटा जो ट्रैवल कर रहा है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था लास्ट टाइम कि हमारे पास 8 बिट्स मिलकर 1 बाइट बनाती है। आप सपोज करें 8 बिट्स का डेटा ट्रैवल किया 1 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में हमने एक कैरेक्टर लिखा, चाहे ए लिखा, चाहे हमने बी लिखा, चाहे हमने सी लिखा, लेकिन 1 सेकंड में लिखा। अब 1 सेकंड में जब हमने एक कैरेक्टर लिखा तो एक कैरेक्टर कितनी बिट्स ले रहा है, तो जवाब मेरा 8 बिट्स ले रहा है। तो अब 1 सेकंड में कितनी बिट्स ने ट्रैवल किया, तो कहा हमारे पास 8 बिट ने ट्रैवल किया। इस तरह अगर 1 सेकंड में मैंने 2 अल्फाबेट लिख दिए और एक अल्फाबेट 8 बिट पर है तो 2 अल्फाबेट 16 बिट पर हो गए। तो 1 सेकंड में कितने बिट ने ट्रैवल किया, तो कहा 16 ने। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि डेटा रेट और बिट रेट के हवाले से कि जो हम इस वक्त आपसे शेयर कर रहे हैं, तो इसमें अगर कोई मसला ना हो तो फिर मैं आगे चलूं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डेटा रेट की बात करी और डेटा रेट आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि जितना डेटा ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स इन पर सेकेंड,
तो वो चीज हमारे पास डेटा रेट या बिट रेट कहलाता है कि एक सेकंड में कितना डेटा ट्रैवल कर रहा है। एक सेकंड में जितना डेटा ट्रैवल करेगा इन द फॉर्म ऑफ बिट्स वो बिट रेट या डेटा रेट कहलाएगा। एक सेकंड में 8 बिट, एक सेकंड में 16 बिट, एक सेकंड में 32 बिट। अगर एक सेकंड में 4 कैरेक्टर हमने लिखे, सपोज ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज मैं आपको बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ। उसी के साथ मैंने आगे किलोबिट, मेगाबिट लिखा था, अगर आपको याद आता हो बोर्ड के ऊपर राइट साइड पे लाइन ड्रॉ करके आपने अपनी रफ कॉपी में भी नोट किया होगा। तो वहां पर भी आपसे बात हुई थी कि एक अल्फाबेट 8 बिट लेता है और एक अल्फाबेट 8 बिट जब ले रहा है और अगर मैंने कंप्यूटर पर एक अल्फाबेट टाइप किया ए या बी या सी या डी, कोई सा भी अल्फाबेट या कोई सा भी स्पेशल कैरेक्टर या कोई सा भी मैंने नंबर लिखा, अब वो जो अल्फाबेट है या जो चीज मैंने टाइप की, वो जो सिंबल है या जो वो कैरेक्टर है, वो अगर 8 बिट ले रहा है, एक लिखा एक सेकंड में, एक सेकंड में कितना लिखा, एक, तो अब एक 8 बिट पर आएगा, तो डेटा रेट क्या हो गया, 8 बिट्स पर सेकंड। और अगर मैंने 2 कैरेक्टर लिखे तो 2 कैरेक्टर कितने पर आएंगे, 16 बिट पर सपोज। अब 2 कैरेक्टर 16 पर आए और एक सेकंड में मैंने 2 कैरेक्टर लिखे, तो स्पीड रेशियो मेरा क्या हो गया, डेटा रेट क्या हो गया, बिट रेट क्या हो गया, 16 बिट्स पर सेकंड। और अगर मैंने 3 अल्फाबेट लिखे, सपोज मैंने लिखा अली, ALI, अली, अब अली के लिए ए एक कैरेक्टर, एल दूसरा कैरेक्टर, आई तीसरा कैरेक्टर, ALI अली, कितने अल्फाबेट पर आया, 3 अल्फाबेट पर। और ए के लिए ए आएगा एक बाइट पर, एल आएगा दूसरी बाइट पर, आई आएगा तीसरी बाइट पर। और ए ने एक बाइट पर आया तो बाइट के अंदर 8 बिट्स, एल के 8 बिट्स, आई की 8 बिट्स, तो 8 3 24, टोटल बिट्स हो गई 24। और अगर ये मैंने पूरा अली एक सेकंड में लिखा तो स्पीड क्या हो जाएगी, 24 बिट्स पर सेकंड। आई होप की बात समझ में आ गई हो, ठीक है। अब इससे अगले टॉपिक पे चलते हैं। इससे अगला टॉपिक हमारे पास जो है वो है बाउड रेट। बाउड कहते हैं सिग्नल्स को, जो सिग्नल्स वैरी होता है, जैसे मैंने ऊपर आपको एनालॉग के सिग्नल्स दिखाए, ठीक है ना। अब ये सिग्नल्स जो हैं ये बिट्स को लेकर चलते हैं। एक सिग्नल पर हमारे पास, एक सिग्नल पर अगर सपोज करें हमारे पास 4 बिट वैरी कर रही है, तो बाउड रेट हमारे पास 4 बिट्स पर सिग्नल हो गया। एक पर हमारे पास 4 बिट वैरी कर रही हैं, जिस तरह भी मैंने आपसे कहा कि एक बाइट, फिर दूसरी बाइट, फिर तीसरी बाइट, एक सेकंड में 3 बाइट। अब ये 3 बाइट, एक बाइट में 8 बिट, दूसरी बाइट में 8 बिट और तीसरी बाइट में भी 8 बिट। और सपोज करें एक सिग्नल के साथ ये 24 बिट चली गई, 3 बाइट गई। एक सिग्नल के साथ कितनी बिट्स गई, बाउड मतलब सिग्नल कि एक सिग्नल जो गया वो अपने साथ कितनी बिट्स लेकर गया। अब एक सिग्नल एक सेकंड में 24 बिट लेकर गया, तो 24 बिट्स आपके पास पर सिग्नल हो गई कि एक सिग्नल पर 24 बिट पर सेकंड, एक सिग्नल पर 24 बिट पर सेकंड। तो ये बाउड जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारे पास, बाउड जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसको, कि ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा होता है सिग्नल्स को। और सिग्नल्स के साथ हमारे पास जो है बिट वो वैरी कर रही होती हैं, ठीक है ना। तो बिट का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, आई होप कि वो बात भी आपके समझ में आ चुकी होगी। अब इसके बाद हमने यहाँ पर आपको बाउड का भी क्लियरेंस दे दी कि भाई बाउड क्या है, बिट क्या है। इसी तरीके से बिट और बाउड के हवाले से हमारे पास नीचे आप इसमें देखें इसके दोनों डिफरेंसेस हैं, इसके दोनों डिफरेंसेस हैं। तो इसमें 3 डिफरेंसेस दिए हैं। इसमें अगर आप नीचे देखें तो तीसरे नंबर पर आपको बिट और जो बाउड है इसका फार्मूला भी आपको मिल रहा होगा कि कभी अगर आपसे बिट्स दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि बताओ उसका बाउड रेट क्या है, आपको ये कह दिया जाए कि भाई बताओ कि इसका बाउड रेट क्या है। देखिए नीचे तीसरा, ये तीसरे नंबर पर फार्मूला लिखा हुआ है कि बिट रेट इक्वल्स टू बाउड रेट, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बिट्स पर सिग्नल। कि बिट रेट जो है वो एक सिग्नल पर कितनी बिट जो है वो हमारे पास मूव करिए, एक सिग्नल है अब कितनी बिट्स उसमें जा रही हैं, तो हमें ये देखना होगा सिग्नल के साथ पर सिग्नल
कितने हमारे पास बिट्स ने वैरी किया, तो यहाँ पर बाउट रेट कितने सिग्नल्स हैं, एक सिग्नल मतलब समझिए भाई एक सेकंड में 4 सिग्नल आए, सपोज करें एक सेकंड में 4 सिग्नल आए, एक सिग्नल पर 4 बिट है, दूसरे सिग्नल पर भी 4 हैं, चौथे तीसरे पर भी 4 हैं और चौथे पर भी 4 हैं, तो 4 जो बिट्स हैं इन 4 4 8 4 12 4 16 बिट्स जो है वो हमारे पास पर सेकंड हो जाएगा, कि जिसमें हमारे पास 4 सिग्नल जो है उसके हवाले से यहाँ पर हमारे पास बात होगी। तो सिग्नल जो है वो हमारे पास बेसिकली वो शो कर रहे हैं किसको, तो कहा वो हमारे पास बाउट जो है वो शो कर रहा है सिग्नल्स को। बाउट से मुराद हमारे पास यहाँ पर सिग्नल्स हैं और कितने सिग्नल एक सेकंड में कितने सिग्नल वैरी करते हैं। अब जिस तरह मैं एक सेकंड के अंदर जो आपसे बात कर रहा हूँ तो लाजमी मेरे वॉइस के सिग्नल्स आ रहे होंगे, कोई सिग्नल ज्यादा आ रहा होगा, कहीं सिग्नल कम आ रहा होगा। तो अब ये जो एक सेकंड में जितना सिग्नल गया उसके साथ कितनी बिट्स उसके साथ बिट्स ने ट्रेवल किया। अब एक सिग्नल पर अगर सपोज करें 4 बिट्स गई तो 1 सिग्नल 4 बिट्स पर सिग्नल हो गया, 4 बिट्स पर सिग्नल के, एक सिग्नल के साथ 4 बिट, दूसरे सिग्नल के साथ 4 बिट, तीसरे सिग्नल के साथ 4 बिट, चौथे से एक सिग्नल अगर एक सेकंड में है तो 1 सिग्नल, ठीक है। एक सेकंड में अगर एक सिग्नल्स है और एक सेकंड में अगर 2 सिग्नल हैं तो फिर आप कहेंगे 2 सिग्नल्स। अब 2 सिग्नल्स पर सेकंड है, अब उसमें ये देखना पड़ेगा कि उसमें हमारे पास जो है पर सिग्नल बिट्स कितनी है। तो ये इंशाल्लाह ताला जो हमारे पास अगली क्लास होगी उसमें हम इसके हवाले से बाउट रेट को मजीद फार्मूले के जरिए आपको मजीद वहां पर क्लियर भी करेंगे ताकि वो चीज़ भी आपको मजीद और समझ में आ जाए। इसके अलावा लास्ट में हमारे पास देखें, इसमें हमारे पास सिग्नल टू नॉइस रेशियो, ये भी मैंने आपसे कहा था कि नॉइस का जो रेशियो है वो हमारे पास कम या ज्यादा होता है। कभी ऐसा होता है कि नॉइस बहुत ज्यादा हो जाती है तो सिग्नल बहुत बड़ा आ जाता है, कभी ऐसा होता है नॉइस कम होती है तो सिग्नल नॉइस का कम आता है। अब सिग्नल कम है तो नॉइस कम होगी, सिग्नल यानी नॉइस ज्यादा है, नॉइस कम है तो सिग्नल छोटा होगा, नॉइस ज्यादा है तो सिग्नल बड़ा आएगा। जिस तरह वो वेव सिग्नल ऊपर आपको साइन वेव सिग्नल दिखाए थे तो मैंने एनालॉग सिग्नल के अंदर, जिस तरह अगर आप ऊपर करके दोबारा देख लें लेकिन ये वाले सिग्नल्स से हमारे पास, तो अब कहीं पर ये सिग्नल हमारे पास कम है, कभी ये सिग्नल ज्यादा हो रहा है, सिग्नल कम है सिग्नल ज्यादा है। तो नॉइस सिग्नल रेशियो जो है वो डिपेंड ऑन नॉइस है कि अगर नॉइस ज्यादा होगी तो सिग्नल बड़ा आएगा, नॉइस कम होगी तो सिग्नल इस तरह से छोटा आएगा। इस तरह देखिए ये छोटा सा सिग्नल है, ये सिग्नल, फिर ये सिग्नल बढ़ गया, फिर ये सिग्नल उससे छोटा हो गया, फिर ये उससे भी छोटा हो गया, ये फिर बड़ा सिग्नल आ गया। तो कहीं पर सिग्नल छोटा आता है, कहीं पर सिग्नल बड़ा आता है। वजह क्या होती है कि नॉइस ज्यादा आती है तो सिग्नल बड़ा हो जाता है, नॉइस कम आती है तो सिग्नल छोटा हो जाता है, ठीक है। और हर सिग्नल के साथ बिट्स ट्रैवल करती हैं। अब एक सेकंड में कितने सिग्नल आए और हर सिग्नल के साथ कितनी बिट्स ने ट्रैवल किया, तो ये हमारे पास बाउट रेट कहलाएगा। तो ये इंशाल्लाह ताला कल की जो क्लास होगी ये हमने इन चीज़ों को थोड़ा सा आज मजीद किया। कल इंशाल्लाह इसके फार्मूले की तरफ भी हम जाएंगे और इससे आगे जो हमारे पास अगला टॉपिक है कि जिसके अंदर कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम के डेटा के हवाले से जो हम कम्युनिकेशन करते हैं डेटा की, कि जो कम्युनिकेशन होती है, राब्ता होता है डेटा के जरिए से, अब उसमें उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये आप नीचे देख सकते हैं कि मैसेज है, सेंडर है, इसी तरीके से हमारे पास रिसीवर है, मीडियम है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे पास इस्तेमाल हो रही हैं। जिस तरह ऊपर आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि एक जगह से डेटा जा रहा है, ठीक है, जो जा रहा है वो मैसेज है और जिसके जरिए जा रहा है वो मीडियम है और जो रिसीव कर रहा है वो रिसीवर है। तो एक भेजने वाला हो गया, एक रिसीव करने वाला हो गया, और जो जरिया बना दोनों के डेटा को ट्रांसमिट करने का, जो भी अभी हमने ऊपर बात की थी कि ट्रांसमिशन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, तो वो और क्या चीज़ भेज रहे हैं तो वो हमारे पे मैसेज होगा। तो ये इंशाल्लाह ताला ये वाला टॉपिक, और इसके बाद जो इससे अगला टॉपिक है कि प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम, उसके लिए क्या क्या चीज़ें सही होनी चाहिए हमारे पास, ये 3 चीज़ें। तो इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक वाइंड अप होगा इंशाल्लाह ताला। तो ये भी हम कल की क्लास में देखेंगे अल्लाह ने चाहा तो। और जो है ये हमने 7 चीज़ें डेटा कम्युनिकेशन के बाद से 8 चीज़ें हमने डिस्कस करी। अब इसके फार्मूले जो हैं वो इंशाल्लाह ताला कल आपसे शेयर करेंगे। तो आज अगर हम ये पूरा अपना काम देखें तो यहाँ पर हमने ये वाले टॉपिक्स तकरीबन ख़त्म कर लिए, जिसमें डेटा हमने के बारे में सुना, डेटा कम्युनिकेशन, डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है ना। डेटा ट्रांसमिशन के साथ साथ हमने डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, ठीक है, और इसी के साथ साथ डेटा रेट, बिट रेट, बाउट रेट और सिग्नल टू नॉइस रेशियो, कि जो मैंने आपसे बताया कि नॉइस कम होगी तो सिग्नल कम आएगा, नॉइस ज़्यादा होगी, आवाज़ ज़्यादा करेंगे तो
सिग्नल बड़ा आएगा। और ये जो हमारे पास डेटा ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, जो भी कुछ हम लिखते हैं वो बिट्स के फॉर्मेट में होता है। अगर हमने 4 बिट्स, अगर हमने 6 बिट, 8 बिट, या हमने 10 बिट या 12 बिट या 16 बिट या 24 बिट, जितना भी डेटा एक सेकंड में डेटा भेजा तो वो उसकी स्पीड कहलाएगी कि डेटा जो पर सेकंड जो भी डेटा हमारे पास जा रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, वो डेटा रेशियो होगा। और जो सिग्नल्स हैं जिनके ज़रिए से डेटा मूव कर रहा होगा वो सिग्नल्स हमारे पास बाउट रेट कहलाता है। तो इंशाल्लाह ताला ये हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। कल इंशाल्लाह ताला हम इससे आगे इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर अगर किसी ने कोई सवाल करना है, वैसी बात हो, कोई पूछना चाह रहा हो। लीव तो नहीं करो।